अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बीवी मुकम्मल नावल अज़ कलम नूर हरम। एक नया सफ़र और एक नई कहानी। अगर आप भी लफ्ज़ों की खुशबू महसूस करना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी कहानी आपसे रह ना जाए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। रजब ने जब दादा जान से कहा कि वो ईमान से शादी करना चाहता है तो दादा जान का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। वो बोले, रजब तुम पागल हो गए हो। तुम्हें मालूम है ईमान तुमसे कितनी छोटी है, वो भी बच्ची है, और तुम इसे शादी का सोच रहे हो, और फिर तुमसे पहले शादीशुदा हो। तुम्हारी बीवी कभी भी सौतन को बर्दाश्त नहीं करेगी। दादा जान की बात सुनकर रजब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो नरमी से बोलने लगा, दादा जान आप जानते हैं मेरे यहाँ औलाद नहीं है और मैं औलाद चाहता हूँ। कम उम्र लड़कियों के यहाँ जल्दी औलाद हो जाती है, और वैसे भी ईमान यतीम है, उसे सहारा मिल जाएगा। आप ही बताएं कब तक वो चाची के रहमो करम पर पड़ी रहेगी। वो तो उसे पसंद भी नहीं करती। दादा जान गहरी सोच में डूब गए। वो जानते थे कि रजब ने दिल से बात की है और हकीकत भी यही थी कि उनके बाद ईमान की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। वो चाहते थे कि मरने से पहले ईमान के हाथ पीले कर दे, लेकिन उनकी नज़र में ईमान अभी बहुत छोटी थी और रजब भी जज्बाती मिजाज रखता था। वो जानते थे कि ईमान जैसी मासूम लड़की को रजब शायद संभाल ना पाए। रजब ने इनकी सोच भांपते हुए कहा, दादा जान आपने उसे छोटी बच्ची समझ रखा है, वो इतनी छोटी नहीं है जितनी आप उसे समझते हैं, और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ ईमान से। दादा जान ने नरमी से कहा, देखो तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, ख़ास तौर पर तुम्हारी माँ। तुम जानते हो कि उसे ईमान कितनी नापसंद है और वो उसे कभी बहू तस्लीम नहीं करेगी, वो भी दूसरी बहू। रजब ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, खुदा के लिए दादा जान आप सिर्फ हाँ कर दे, बाकी सबको मनाना मेरी जिम्मेदारी है। दादा जान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे वैसे कर लो, लेकिन अगर तुमने पहले से सबको बता दिया तो कोई ये निकाह नहीं होने देगा। सिर्फ एक सूरत में बात बनेगी, अगर तुम ईमान को निकाह के बाद सीधा अपने घर ले जाओ। रजब मुस्कुराकर बोला, दादा जान इस बात की फ़िक्र आप ना करें, मैंने शादी करनी है तो सिर्फ ईमान से ही करनी है। कुछ दिन पहले जब रजब ने पहली बार ईमान को देखा था तो दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया था। दिल ने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ ईमान से। रात का वक्त था। जब वो घर वापस आया तो लाउंज में अक्सा बेचैनी से टहल रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अक्सा फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी और नाराज़गी से बोली, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? वक्त देखें कितनी रात हो चुकी है। रजब ने थके हुए लहजे में कहा, अक्सा प्लीज़ जाकर सो जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। लेकिन अक्सा ने उसका बाजू थाम लिया और अगले ही लम्हे उसके सीने से लगकर कहने लगी, रजब आप मुझसे इतना दूर क्यों भागते हैं? आप जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, फिर भी आप ना मेरे पास आते हैं ना मुझे वक्त देते हैं। आपको अंदाज़ा है मुझे कितना बुरा लगता है। वो इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोले जा रही थी, मगर रजब ने उसे फ़ौरन खुद से झटक दिया और सख्त लहजे में कहा, कितनी बार समझाया है मेरे करीब मत आया करो। अक्सा ज़ख्मी लहजे में बोली, क्या मतलब, मैं आपकी बीवी हूँ, अगर आपके पास नहीं आऊँगी तो फिर किसके पास जाऊँगी? वो गुस्से में बोल रही थी, मगर रजब खामोशी से पलटा और उसे वहीं छोड़कर स्टडी रूम चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने बाल मुट्ठियों में दबोच लिए। आंखें बंद करते ही ईमान का मासूम चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। वो बेचैन था, दिल सिर्फ यही चाहता था कि किसी तरह जल्द अज जल्द ईमान को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आए। काफ़ी देर बाद वो कमरे में वापस आया तो अक्सा अब भी जाग रही थी। वो बोला, मैंने कहा था ना सोना है, फिर क्यों जाग रही हो? अगर नहीं सोना तो मत सो। ये कहकर वो पलंग की दूसरी तरफ लेट गया। अक्सा उसके करीब आई, उसके गिर्द बाहें फैलाते हुए आहिस्तगी से बोली, आप पहले तो मुझसे मोहब्बत करते थे, अब ऐसा क्या हो गया? रजब ने बेरूही से कहा, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। अब तो उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ ईमान का तस्वुर छाया हुआ था। वो हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता। उसे ना अक्सा की परवाह रही ना किसी और की। सुबह जब ईमान तैयार होकर बाहर आई तो मुलाजमा नाश्ता लगा रही थी। सामने दादा जान बैठे थे। वो मुस्कुरा कर इनके पास आकर बैठ गई। दादा जान ने नरमी से कहा, ईमान बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो हंसते हुए बोली, जी दादा जान कहिए ना। वो साथ साथ नाश्ता भी कर रही थी। दादा जान ने बात करना शुरू की, बेटा मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है। ये सुनते ही ईमान के हाथ का नवाला हलक में अटक गया। हैरत से देखते हुए बोली, क्या मतलब दादा जान, आपने मेरी शादी का सोचा है? मुझे शादी नहीं करनी, वो संजीदगी से बोली। दादा जान कहने लगे, तुम्हें मालूम है मैं किससे तुम्हारी शादी का सोच रहा हूँ? रजब से। तुम खुद ही कहती हो, वो बहुत अच्छा है। वो मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। ईमान ने हैरतज़दा नज़रों से उनकी तरफ देखा। दादा जान आपको मालूम है मैंने हमेशा रजब को अपना भाई समझा है, और आप कह रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ? ये कैसे हो सकता है? वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। दादा जान ने नरमी से समझाया, बेटा अगर कल को मुझे कुछ होगा तो तुम अकेली रह जाओगी। रजब वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेगा जैसा मैं रखता हूँ।
मगर ईमान इस बात पर आमादा ना हुई। वो बोली, दादा जान वो पहले से शादीशुदा हैं, अक्सा भी इनके साथ हैं, फिर वो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। वो संजीदगी से सवाल कर रही थी, लेकिन दादा जान उसे ये हकीकत नहीं बता सकते थे कि रजब महज औलाद के लिए उसे शादी करना चाहता है। वो खामोश रहे। ईमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है दादा जान, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं राज़ी हूँ, लेकिन मैं अक्सा की जगह कभी नहीं ले सकती। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे क्योंकि इनका दिल तो अक्सा आपी के पास है। ये कहकर वो अपना बैग कंधे पर डालती हुई वहाँ से चली गई। दादा जान गहरी सोच में गुम हो गए। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ईमान इसी घर में रहे, कहीं और ना जाए, लेकिन ख़ानदान में इन्हें कोई ऐसा लड़का दिखाई नहीं देता था जिसके साथ वो ईमान की शादी कर सके। वो जानते थे कि रजब अगरचा उम्र में बड़ा है, मगर वो इसे बहुत मोहब्बत देगा और इसीलिए वो इसे रजब की दूसरी बीवी बनाने पर तैयार हो चुके थे। उन्हें ये बात मुनासिब तो नहीं लगती थी कि अपने बेटों से छुप कर पोते पोती का निकाह करवा दें, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर वो यही फ़ैसला कर चुके थे। वो छोटी सी लड़की सफ़ेद रंग का शरारा पहने रजब के पहलू में खामोश से बैठी हुई थी। उसके कानों में दादा जान की वो बातें गूंज रही थी जो निकाह से कुछ देर पहले उन्होंने कही थी। बेटा, रजब तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा, तुम्हारे साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आएगा। रजब से बेहतर तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हुए उसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। सबने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और इसी लम्हे उसका एक आंसू खामोशी से आंखों से फिसल कर गिरा। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, काश बाबा ज़िंदा होते तो वो कभी भी रजब के साथ मेरी शादी ना होने देते। वो जानती थी रजब उससे बहुत बड़ा है, उम्र में भी और तजर्बे में भी। उसके हाथ कपकपा रहे थे, आंखें ज़ब्त से बंद थी। वो सोच रही थी जब वो उसके घर जाएगी तो चचियाँ कैसे सलूक करेगी। वो जानती थी कि सब उसे नापसंद करते हैं, दादा जान के बगैर वो इस फैमिली में कैसे सरवाइव करेगी। ये ख्याल दिल को चीर रहे थे। सब मेहमान रुखसत हो चुके थे। रजब उसके करीब आकर कहने लगा, चलो, लेकिन ईमान दादा जान की तरफ देख रही थी। दादा जान ने कहा, रजब बेटा पहले कमरे में आओ, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। रजब इस बात में सर हिलाता उनके पीछे चल पड़ा। कमरे में दादा जान पहले से मौजूद थे। वो कहने लगे, देखो रजब, मुझे मालूम है कि तुमने औलाद की ख्वाहिश में ईमान से शादी की है, लेकिन ये भी जान लो कि वो अभी बहुत छोटी है, वो इस काबिल नहीं कि तुम्हें औलाद दे सके, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उससे दूर रहो, कम अज़ कम अभी के लिए तो। रजब ने एतराज़ किया, दादा जान वो इतनी छोटी भी नहीं है, आप क्यों उसे बच्चा समझते हैं। दादा जान ने नरमी से कहा, जितना बोला जाए उतना ही समझो, मेरी नज़र से देखो वो बच्ची ही है। मैंने तुम्हें उसकी ज़िम्मेदारी सौंपी है, ना कि बीवी का हक़ मांगने के लिए। अभी उसने पढ़ना है, ज़िंदगी बनानी है। रजब खामोशी से सर हिलाता हुआ बोला, ठीक है दादा जान, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मगर अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। जिस कुर्बत के लिए वो बरसों से तरस रहा था, अब उसे रोकना पड़ रहा था। वो सोच रहा था, मैं कैसे इसे दूर रहूँगा जब वो मेरे इतने करीब होगी। गाड़ी में ईमान फ्रंट सीट पर बैठी थी। वो पहले जैसी चहकने वाली, बोलने वाली ईमान नहीं लग रही थी, अब मुकम्मल खामोशी थी। रजब ने नरमी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो, कुछ तो बोलो ना। वो बमुश्किल मुस्कुरा दी, मेरे पास बोलने को कुछ है ही नहीं। रजब हंसते हुए कहने लगा, क्यों नहीं है, कुछ तो बोलो ना। ईमान ने यकायक कहा, रजब भाई, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी आपने क्यों की। रजब चौंक कर बोला, अब तो तुम्हारा शोहर हूँ, मुझे भाई क्यों कह रही हो। ईमान संजीदा लहजे में खामोश हो गई और वो ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। ये वही जगह थी जहाँ उसे इसकी चची ने बुरी तरह धक्के देकर निकाला था, जहाँ से दादा जान उसे अपने साथ लेकर गए थे। आज बरसों बाद वो इसी हवेली में वापस आई थी और हर मंज़र उसकी आंखों में ताज़ा हो गया था। अंदर जाते वक्त रजब ने उसका हाथ थामा जो ठंडा और कपकपाता हुआ था। वो परेशान होकर बोला, रिलैक्स हो जाओ, क्या हुआ है। वो सख्त लहजे में बोली, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जब वो दोनों हवेली में दाखिल हुए, सब घर वाले चौंक गए। अक्सा फ़ौरन बोली, रजब तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, और ये हालत। रजब ने साफ अल्फाज में कहा, मैं ईमान से निकाह कर चुका हूँ। एकदम हंगामा मच गया। अक्सा चीख कर बोली, क्या, तुम पागल हो गए हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते, फिर ये क्या है, क्या किया है तुमने। रजब संजीदगी से बोला, तुमने खुद कहा था कि अगर इस साल भी औलाद ना हुई तो मैं शादी कर सकता हूँ, मैंने बस वही किया। ये सुनते ही ईमान की आंखें भर आईं। उसे लगा था रजब मोहब्बत में ये सब कर रहा है, लेकिन हकीकत सिर्फ औलाद थी। उसने नज़रें झुका लीं। इसी लम्हे अक्सा ने गुस्से में ईमान को ज़ोर से धक्का दिया। वो फर्श पर गिरी, कोहनी ज़ख्मी हो गई, आंखों में आंसू बह आए। रजब भी बर्दाश्त ना कर सका। उसने अक्सा को थप्पड़ मार दिया और कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें, वो मेरी बीवी है अब। अक्सा चिल्लाई, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। तभी अलीना बेगम भी चीख पड़ी, रजब तुमने एक बच्ची से निकाह किया सिर्फ औलाद के लिए। रजब बोला, वो बच्ची नहीं है, आप सब ने बस अपने जहन में ही तय कर रखा है। वो मुझसे छोटी है, मगर इतनी नहीं जितना आप समझते हैं। वो कहते हुए
ईमान का बाजू पकड़कर उसे वहाँ से कमरे की तरफ ले गया। जैसे ही रजब कमरे में दाखिल हुआ, ईमान ने गुस्से से अपना हाथ पीछे हटाया और धमकी दी, खबरदार अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो जान लो कि तुमने सिर्फ औलाद के लिए मेरे साथ शादी किया। क्या मैं तुम्हें इसी काबिल लगती हूँ कि तुम्हारी औलाद पैदा करूँ? रजब ने गुस्से में जवाब दिया, देखो ज़्यादा चिल्लाने या फिजूल बात करने की ज़रूरत नहीं। उसके अल्फाज सुनकर ईमान की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, दादा जान ने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो, इसीलिए मेरे साथ शादी की। रजब ने सख्त लहजे में कहा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, और उसे अपने से दूर धका दिया। ईमान गुस्से से बोली, मैं तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। तुम्हें मेरे वजूद से औलाद चाहिए, मगर मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। रजब दिल ही दिल में सोच रहा था कि दादा जान को वो बच्ची लगती है, मगर वो 19 साल की लड़की है, वो छोटी तो नहीं। ईमान ने कहा, मुझे पढ़ना है, मेरे इम्तिहानात हैं, मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है, मेरे ख्वाब है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। रजब ने उसे कंधे से पकड़कर दीवार के साथ लगाया और बोला, क्यों नहीं? तुम बच्चे पैदा करोगी, ये तो तुम्हें करना ही होगा। उसकी आंखों में घूरते हुए वो रुक गई। उसके गले में आंसुओं का गल एक बंद गया। वो खौफज़दा थी। अचानक वो फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। रजब उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। उसके करीब बैठा, कंधे से पकड़कर उठाया और नरमी से कहा, प्लीज़ ईमान, अच्छा रोना बंद करो, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करा, चुप करो। लेकिन ईमान ने उसे फिर से दूर किया और कहा, तुम इस काबिल भी नहीं कि मुझे छू सको, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। रजब की मोहब्बत और नरमी को रद्द करते हुए इस बात का सुनकर रजब के दिल में आग लग गई। वो बोला, तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। मैंने तुमसे मोहब्बत से बात की, मगर तुम्हें इज़्ज़त नहीं रास आ रही। उसके कानों में दादा जान की बातें गूंज रही थी कि वो छोटी बच्ची है, उसके करीब मत जाना। लेकिन अब वो सोच रहा था कि वो इससे दूर तो नहीं रह सकता। उसने उसका बाजू पकड़ा और बेड पर धक्का दिया। ईमान गुस्से से बोली, तुम मर्दों की यही ख्वाहिश होती है ना, एक छोटी लड़की से शादी कर लेना और फिर बच्चे पैदा करवाना। तुम लोग औलाद के लिए कितने और किस हद तक चले जाते हो। सामने वाले की ख्वाहिशात तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखती। रजब ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने औलाद के लिए शादी की है। अगर 1 साल में तुमसे औलाद ना हुई तो मेरा नाम बिन रजब नहीं। वो गुस्से में चिल्ला रहा था। ईमान ने सख्ती से कहा, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें बच्चे दूंगी। रजब का गुस्सा और बढ़ गया। वो नहीं जानता था कि वो कितनी ज़िद्दी है। उसने उसके बाजू से पकड़कर उसे लाकर बेड पर फेंका। अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था तो वो आंखें फाड़े रजब की तरफ देखने लगी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानद लर्ज़ रहा था। जिस तरह वो इसके करीब आ रहा था, इससे पहले कि वो चीखने चिल्लाने लगती, रजब ने ईमान का मुंह बंद कर दिया था। उसके हाथ वो भी बांध दिए थे। उसकी आंखों में से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे गुस्सा आ रहा था दादा जान पर, जिन्होंने इस शख्स पर भरोसा करके उसको हवाले कर दिया था। वो सिर्फ इसके ही नहीं बल्कि इसके दादा जान के भी भरोसे को चिकनाचूर कर चुका था। वो सिसक रही थी, लेकिन वो अपने तमाम तर हुकूक वसूल कर चुका था। इसके बाद उसे पछतावा हो रहा था। वो उसे देखता हुआ बैल्कनी में जाकर खड़ा हो गया था। पूरे कमरे में उसकी हिचकियों चीहों की आवाज़ें गूंज रही थी और वो मुसलसल रोई जा रही थी। वो अपनी सिगरेट ख़त्म करके वापस कमरे में आया तो ईमान मुसलसल रो रही थी। रजब ने संजीदगी से कहा, क्या यहाँ बैठकर रोती रहोगी या जाकर कपड़े भी बदलोगी? जाओ चेंज करो। ईमान ने होनहार निगाहों से उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, मुझे मत बुलाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसका लहजा जहर से भरा हुआ था। अगले ही लम्हे रजब ने उसे बाहों में उठाया। ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती ना, अभी दिखाता हूँ, वो चिल्लाते हुए बोला। इमरान घबरा कर बोली, क्या हो गया है रजब, पागल हो गए हो? मुझे नीचे उतार दो। लेकिन वो उसे सीधा वॉशरूम में ले गया और शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। शॉवर ऑन करके बोला, ये तुम्हारी ज़िद का अंजाम है। वो चीख उठी, रजब क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाला और खुद आंखें बंद करके शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। इसके कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे और ठंड से उसका जिस्म कांपने लगा था। रजब ने जाते जाते वार्निंग दी, अगर आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात की तो अंजाम उससे भी बुरा होगा। मैं अक्सा के पास जा रहा हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही रजब के दिल में एक कसक सी उठी। उसे एहसास होने लगा कि वो ईमान के साथ बहुत गलत कर चुका है। वो मासूम नादान सी लड़की इस सब के काबिल नहीं थी। वो वापस कमरे में आया तो अक्सा गहरी नींद में थी। रजब को याद आया कि आज वो अक्सा पर भी हाथ उठा चुका है, गुस्सा कर चुका है, चिल्लाया था, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा दिया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो बेड के पास जाकर बैठा, कंबल हटाकर उसका चेहरा देखा। थप्पड़ का निशान अभी तक मौजूद था। वो नरमी से इसके गाल को सहलाने लगा। अक्सा ने आंखें खोली तो उसे अपने करीब पाया। आंखों में नमी तैरने लगी। अगले ही लम्हे वो रजब के सीने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। रजब, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और आपने मेरी मोहब्बत के बदले ये सिला दिया।
वो सिसकियाँ भरते हुए बोल रही थी। रजब ने कदरे सर्द लहजे में कहा, अक्सा, मैंने सिर्फ औलाद के लिए ईमान से शादी की है और वैसे भी वो मुझे अच्छी लगती है। इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अक्सा रो पड़ी। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा रजब, मुझे समझ क्यों नहीं आती। तुमने क्यों किया ऐसा? मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकती। वो शिद्दत से रोती जा रही थी। रजब का लहजा और सख्त हो गया। अब वो मेरी बीवी है और तुम्हें उसे कबूल करना होगा। अक्सा ने उसे रोक दिया। मैं भी तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी। तुम्हें मालूम है तुमने आज मुझ पे हाथ उठाया? तुमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। वो रोते रोते थक चुकी थी। रजब ने आह भरी। पहले उसका रोना बर्दाश्त करके आया हूँ, अब तुम शुरू हो गई हो। प्लीज़ रोना बंद करो। अक्सा ने सख्ती से कहा, उसका नाम मेरे सामने मत लेना, वो एक डायन है। वो चीख उठी और अगले ही लम्हे रजब ने उसे अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। ईमान जब फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाईं, लेकिन रजब कहीं नज़र नहीं आया। एक लम्हे के लिए वो शुक्रगुजार हुई कि शायद वो कहीं चला गया है, क्योंकि वो फ़िलहाल रजब का सामना नहीं करना चाहती थी। मगर सुबह जब आँख खुली तो इसने खुद को एक मजबूत हिसार में पाया। हैरानी से आंखें खोली तो देखा कि वह रजब के बाजुओं में थी। हैरत हुई कि रात को तो वो कमरे में नहीं था, फिर अब कैसे आ गया। वो फ़ौरन उससे अलग हुई और दोबारा फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। जैसे ही बाहर आई सबकी नज़रें उसके वजूद को चीरती हुई महसूस हुईं। सबके चेहरों पर गुस्सा नुमाया था, लेकिन हैरत तब हुई जब उसने अपने दादा जान को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा। वो दौड़ती हुई इनके सीने से लग गई और शिद्दत से रोने लगी। इसे यूँ रोता देखकर एक लम्हे के लिए रजब को लगा कि वो अभी सब कुछ दादा जान को बता देगी। वो नहीं चाहता था कि हकीकत सामने आए। दादा जान ने हैरत से पूछा, क्या हुआ है गुड़िया, क्यों इतना रो रही हो? वो आंसू साफ करते हुए बोली, दादा जान, बस आपकी बहुत याद आ रही थी। आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? फिर उन्होंने अक्सा से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर अच्छी ज़िंदगी गुजारो, कभी कोई झगड़ा ना करो। अक्सा गुस्से से बोली, मेरा घर बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, आप हैं। आपने अपनी पोती को मेरे शोहर से बांध दिया। रजब ने होनहार नज़रों से उसे घूरा। ये दादा जान से किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? अक्सा बोली, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है, और वहाँ से उठकर चली गई। दादा जान ने रजब को देखा। वो जानते थे कि हालात इतने आसान नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, रजब बेटा, ईमान की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। उसने आगे पढ़ना है, कॉलेज जाना है। तुमने वादा किया था और औलाद के बारे में तो सोचना भी मत। ये कहकर वो नाश्ता करने लगे। ईमान ने नज़रें उठाकर रजब को देखा, जो अजीब मुस्कुराहट के साथ उसे घूर रहा था। वो जानती थी वो मुस्कुराहट क्या मायने रखती है, इसलिए नज़रें झुका लीं। रात को वो कमरे में अपनी किताबों के साथ मसरूफ़ थी जब रजब अंदर आया और बोला, मैडम, ये क्या बखेरा हुआ है? ईमान ने जवाब दिया, ये मेरी पढ़ाई है और ये मेरा स्टडी टाइम है। रजब ने तंज किया, तुम्हारा स्टडी टाइम गया भाड़ में, ये तुम्हारे शौहर का वक्त है, मुझे वक्त दो। ईमान गुस्से से बोली, ये आपकी खुशफहमी है कि मैं आपको वक्त दूंगी, बच्चों की उम्मीद भी मत रखिएगा। रजब ने आगे बढ़कर उसकी किताबें उठा दी और बोला, मैं तुम्हें पढ़ने ही नहीं दूंगा। ईमान ने पलट कर कहा, फिर दादा जान को तैयार रखना, वो आपके साथ क्या करेंगे? रजब हंस पड़ा, तो तुम शोहर की पिटाई करवाओगे दादा जान से? वो तिनक कर बोली, कौन सा शोहर, कहाँ का शोहर? रजब बोला, कल रात वाले मूड में आऊँगा, तब तुम्हें पता चलेगा कौन सा शोहर। ये सुनकर ईमान का चेहरा सुर्ख हो गया। खुदा के लिए रजब, मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करें। रजब बोला, मैं तो तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, पहले अपने शोहर का मूड ठीक करो, बहुत खराब हो रहा है। वो फिर से बोला, जाओ अपनी पहली बीवी के पास जाओ, वो ही आपका मूड बेहतर करेगी। ये सुनकर ईमान ने दरवाज़ा खोला और उसे बाहर धकेल दिया। उसके लबों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट बिखेर गई। रजब कमरे से जा चुका था और वापस आकर अपनी किताबों में खो गई, लेकिन बार बार उसके ख्यालात रजब की तरफ भटक रहे थे। वो समझने लगी थी कि शायद वह रजब से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन ये उसका वक्त नहीं था। इसे भी बहुत कुछ करना था। वो सोने लेटी तो रजब अक्सा के पास था। रजब ने भी दोनों अक्सा से कोई झगड़ा नहीं किया था इन दिनों, और अक्सा भी खामोश थी। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। रात का जाने कौन सा पहर था जब बाहर से किसी अजीब शोर की आवाज़ पर ईमान की आंख खुल गई। वो घबराकर फ़ौरन कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में सब लोग बेहद परेशानी के आलम में बैठे नजर आए। उसने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ है? रजब सामने खड़ा था। वो संजीदगी से बोला, दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर रूम में उनका चेकअप कर रहा है। ये सुनते ही ईमान के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या मतलब? वो तकरीबन चीखते हुए बोली, क्या हुआ है दादा जान को? रजब ने नरमी से उसे तसल्ली देने की कोशिश की। ईमान, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। मगर ईमान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिल किसी अनहोनी का अंदेशा दे रहा था। रजब ने उसे सीने से लगाकर तसल्ली दी। ईमान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिल किसी अनहोनी का अंदेशा दे रहा था। रजब ने उसे सीने से लगाकर तसल्ली दी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, दादा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन चंद लम्हों बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा,
उनकी काफ़ी देर पहले ही डेथ हो चुकी है। ये सुनना था कि ईमान की रूह तक काम गई। वो चीखते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? मेरे दादा जान को कुछ नहीं हो सकता। वो दीवानों की तरह कमरे की तरफ भागी और जैसे ही उनकी बेजान वजूद को देखा, ज़मीन उसके कदमों तले से निकल गई। वो बेकाबू होकर रजब से लिपट कर रोने लगी। रजब, देखो ना, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? उनसे कहो, उन्हें कहो मुझे यूँ छोड़ कर ना जाएं। रजब ने बमुश्किल उसे संभाला। दादा जान की वफ़ात के दिन ही ईमान के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए थे। उसने दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल तरीन हालात में पेपर दिए और रजब ने हर लम्हा उसका साथ दिया। आज ईमान का आखिरी पेपर था। थकन से चूर, कई दिनों की नींद के बगैर वो रजब के सीने पर सर रखे आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आहिस्ता से बोली, रजब, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। रजब नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्यों मेरी जान, इतना परेशान क्यों हो? खुद को इतनी अजियत मत दो, चलो अब सो जाओ। वो कहने लगी, रजब, आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? सब चले गए, अब आप ही बच्चे हैं बस मेरे पास, जो मेरी मोहब्बत है। रजब ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अभी उनकी बातें जारी थी कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। रजब ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी मम्मा परेशानी से खड़ी थी। उन्होंने कहा, रजब, अक्सा की तबीयत बहुत ख़राब है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, अब तो हालत भी बहुत ख़राब हो गई, उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाओ। रजब ने इस बात में सर हिलाया और ईमान से कहा, तुम आराम करो, मैं अक्सा को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। ईमान ने फ़िक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ है हानी आपी को? वो बोला, पता नहीं, अस्पताल लेकर जाकर ही पता चलेगा। और ये कहकर वो रवाना हो गया। जब रजब अक्सा को लेकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जो खबर सुनाई, सुनकर रजब की दुनिया ही बदल गई। वो खुशी से पागल हो गया। बरसों बाद ये सुनने को मिला कि वो बाप बनने वाला है। खुशी के मारे उसका दिल काबू में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो रूम में दाखिल हुआ। अक्सा बेड पर लेटी हुई थी। वो इसके हाथों को थाम कर बोला, अक्सा, तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूँ। अक्सा के चेहरे पर भी खुशी उतर आई। वो बोली, मैं कहती थी ना, अल्लाह हमें औलाद देगा। आपने बिला वजह ईमान से शादी की, अब तो आप उसे तलाक दे देंगे ना? देखिए, मैं आपको औलाद की खुशी दे रही हूँ। ये सुनते ही रजब थोड़ा ठटका, मगर इस वक्त वो इसे टालना चाहता था। तो वो बोला, हाँ, बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने, मैं सोचूंगा, देखूंगा। वो मुस्कुराते हुए अक्सा की तरफ देख रहा था, लेकिन उसका जहन कहीं और था। ईमान सारी रात रजब का इंतज़ार करती रही, मगर वो वापस ना आया। उसे लगा शायद वो सुबह आ जाएगा, लेकिन जब आंख खुली तो बिस्तर का दूसरा रुख खाली था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। दिल में उदासी छा गई। वो खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। सुबह जब ईमान डाइनिंग टेबल पर आई तो घर का माहौल खिलाफ मामूल बहुत खुशगवार था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। वो खामोशी से जाकर रजब के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगी तो पीछे से अक्सा की आवाज़ गूंजी, ये मेरी जगह है, यहाँ मैं बैठूंगी। हालांकि पिछले 2 माह से वही कुर्सी की नशिस्त पे बैठ रही थी, लेकिन आज अक्सा की बात सुनकर उसके लबों पर फैली हल्की सी मुस्कुराहट मानिंद पड़ गई। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद रजब कुछ कहे उसे रोके, लेकिन रजब ने नज़रें फेर ली। अक्सा मुस्कुरा कर आकर उसकी जगह बैठ चुकी थी। ईमान ने निगाहें झुकाईं और खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गई। उसी दौरान वो बोली, रजब, मुझे कॉलेज जाना है, एक ज़रूरी काम है, आप ले जाएंगे? लेकिन रजब जवाब देने ही वाला था कि चची जान दरमियान में बोल पड़ी, देखो, वो अक्सा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, तुम्हें तो पता है अक्सा माँ बनने वाली है, अब रजब को उसका ही ख्याल रखना है, अपने काम खुद निपटाया करो। उनकी आवाज़ में संजीदगी और अजनबियत थी। ईमान ने नम आँखों से पहले चची जान को देखा, फिर अक्सा और रजब की तरफ देखा। अगले ही लम्हे उसके लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट उभरी और वो आहिस्ता से बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो मतलब रजब आप मुझे छोड़ देंगे ना? मेरे साथ तो सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी ना, और अब तो आपको वो मिलने वाली है। ये कहकर वो तेज़ी से उठ गई और खामोशी से कमरे में चली गई। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद किया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। आंखों से बेसाख्ता मोटे मोटे आंसू बहने लगे। दिल घबरा रहा था, सांस रुकती सी महसूस हो रही थी। रजब का बदला हुआ रवैया अब उसके सामने वाज़ेह हो चुका था। उसे लगता था रजब उसे चाहने लगा है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वो सिर्फ एक ज़रूरत थी, एक ज़रिया औलाद का, मोहब्बत का नहीं। अब जब वो अक्सा को वो खुशी मिलने ही वाली थी तो रजब को ईमान की तरफ देखने की ज़रूरत ही कहाँ बाकी रह गई थी। उसकी आंखों के सामने कभी माँ बाप का चेहरा आता, कभी दादा जान और कभी रजब का। हर कोई उसे छोड़कर चला गया था। वो खुद को बेहद तन्हा महसूस कर रही थी। दिन भर रजब उसके कमरे में ना आया, ना उसका हाल पूछा। ईमान इंतज़ार करती रही, बार बार घड़ी की तरफ देखती रही, लेकिन वो ना आया। अब गुस्से के मारे वो खुद ही कमरे से बाहर निकली और सीधी जाकर अक्सा के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। रजब ने दरवाज़ा खुला तो वो बेताबी से बोली, रजब, आप मेरे कमरे में क्यों नहीं आ रहे? रजब ने मुख्तसर सा जवाब दिया,
फ़िलहाल अक्सा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पास हूँ, तुम सो जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो। और वो उसकी अगली बात सुने बगैर ही दरवाज़ा बंद कर चुका था। ईमान जैसे ज़मीन पर गिरते गिरते बची। आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई वापस पलटी थी कि रास्ते में चची जान आ गई। उनके भी लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। तुम्हें लगा था तुम आसानी से इस जगह में दोबारा से रह लोगी, अपने घर में दोबारा वो जगह बना लोगी। अभी तो रजब तुमसे दूर गया है, आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ईमान ने सर झुकाकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। चची जान, मैंने तो ठोकरें खाना सीख लिया। मैं तो मान चुकी हूँ कि मेरे नसीब में छिन जाना ही लिखा है। जिन्हें चाहा वो सब दूर हो गए। अब रजब भी चला जाएगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये कहकर वो अपने कमरे में वापस आ गई। वक्त गुजर गया। रजब दिन ब दिन उससे दूर होता गया। वो हैरान होती कि कभी जिस शख्स ने मोहब्बत के दावे किए थे अब वो इतना अजनबी क्यों हो गया। हर छोटी बात उसे तकलीफ़ देती। उसने आगे एडमिशन भी नहीं लिया। रजब ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने पास होकर आगे पढ़ने का सोचा या नहीं। ईमान की आंखों में उम्मीद की बजाय अब खालीपन था। वो रजब से दूर होने लगी और शायद दिल में कहीं नफ़रत भी घर कर रही थी। 9 माह बाद अक्सा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उस दिन के बाद तो रजब का सारा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी और अक्सा पर रह गया। ईमान जो एक कोने में बैठी सब देखती रही, अब मुकम्मल तौर पर पसे मंज़र का किरदार बन चुकी थी। रात का वक्त था। खामोशी पूरे घर में छाई हुई थी। ईमान अपने कमरे में तन्हा बैठी थी जब दरवाज़ा अचानक खुला। उसने सर उठाकर देखा तो रजब अंदर दाखिल हो रहा था। अचानक अपने कमरे में देखकर ईमान को लम्हा भर को हैरत हुई, फिर उसके चेहरे पर तलखी छा गई। वो तनफ़्फ़ुर से बोली, और सुनाओ, मुझे तलाक कब दे रहे हो? रजब रुक गया, जैसे किसी ने उसे चोट दे दी हो। वो गुस्से में बोला, ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? ईमान तंजिया हंसी। हाँ ना, अब तो मेरी बातें भी बकवास लगती हैं तुम्हें, क्यों ना लगे। तुमने मेरे साथ औलाद के लिए शादी की थी ना, अब वो तुम्हें मिल गई है तो मुझसे क्या लेना बाकी रह गया। रजब की आंखों में गुस्सा उतर आया। देखो ईमान, आज तुमने जो कह दिया दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। तलाक? मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। दादा जान से वादा किया है, तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मैं वादे नहीं तोड़ता। ईमान की आंखें भर आईं, आवाज़ में कपकपाहट आ गई। ये ख्याल रख रहे हो तुम कहाँ मेरे पास आते हो, कहाँ मुझसे बात करते हो? मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। तुमने तो जैसे ये भी भुला दिया है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। रजब ने एक कदम करीब बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें कभी भी किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं जो एक बार किसी को अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ उसे नहीं छोड़ता। तुम एक बार मेरी हो चुकी हो, अब कभी नहीं छूटोगी। ईमान का सब्र ख़त्म हो चुका था। उसने रजब का गिरेबान पकड़ लिया और भरपूर गुस्से से बोली, तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं तुम्हारी ज़रहरीद ग़ुलाम नहीं हूँ कि तुम जब चाहो बांध लो, जब चाहो छोड़ दो। मैं अपने बाप का खाती हूँ, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलती। और सुन लो, मैं अकेली रह सकती हूँ, इस घर में रहना भी नहीं चाहती जहाँ रोज़ नफ़रत का सामना करना पड़े। रजब का ज़ब्त जवाब दे चुका था। वो चीखा, ईमान, अगर तुमने एक लफ्ज़ और कहा तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। फिर मैं वो करूँगा जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकती। ईमान पीछे हटी, उसे धक्का देकर चीखी, क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे तुम? खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। अगले ही लम्हे रजब उसे अपनी बाजुओं में भर चुका था। तुम समझती हो मैं तुम्हें भूल गया हूँ? नहीं ईमान, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। तुमने मेरे अंदर की वो आग जगा दी है जो दब चुकी थी। वो तड़प कर खुद को छुड़ाने लगी। तुम्हें लगता है मुझे इग्नोर करके, मुझे बेकदरी में रख के अब लौट आओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं रजब, तुम्हारी कोई जगह नहीं रही मेरी नज़र में। तुम चाहते तो मेरे साथ बराबरी करते, लेकिन तुमने मुझे नज़रअंदाज करके अक्सा को फोकियत दी, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी औलाद की माँ बनने वाली थी। मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। उसके आंसू तेज़ी से बहने लगे। आंखों में नफ़रत, दिल में टूटे ख्वाब और वजूद में बेबसी का तूफ़ान था। लेकिन रजब ने बिना कुछ कहे उसके होंठों पर हाथ रख दिया, जैसे कह रहा हो खामोश हो जाओ। उसे खामोश करवाने के बाद ज़बरदस्ती रजब उस पर हावी हो गया था। हमेशा की तरह वो कुछ कर ना सकी, कुछ कह ना सकी, सिर्फ तकलीफ़ से आंखें मूंद गई। ईमान की आंखों में एक लम्हे को वो अपनी सारी नफ़रत झलक गई जो उसने अपने वजूद में समेट रखी थी। उसके लिए अब रजब वो शख्स नहीं रहा था जिससे कभी मोहब्बत का दावा किया था, बल्कि वो सिर्फ एक ज़हम बन चुका था जो हर रोज़ हरा होता जा रहा था। सुबह जब रजब की आंख खुली तो ईमान कमरे में मौजूद नहीं थे। अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके कपड़े भी गायब थे। वो फ़ौरन घबरा गया, कमरे से बाहर निकला और उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। हर कमरा, हर कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। वो बार बार उसे आवाज़ दे रहा था, ईमान, ईमान कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ ने तंज़िया अंदाज में कहा, चली गई है। ऐसी ज़िद्दी और खुदसर थी, मैंने पहले ही कहा था ये लड़की इस घर के काबिल नहीं। रजब ने गुस्से से माँ की तरफ देखा।
लेकिन कुछ कहा नहीं। वो अंदर से टूटता जा रहा था। बार बार उसका नंबर मिलाता रहा मगर फ़ोन बंद जा रहा था। अब वो बुरी तरह घबरा चुका था। इसी दौरान वो थक हार कर कमरे में वापस आया। अक्सा बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा जर्द और थका हुआ था। अक्सा ने बमुश्किल आंखें खोली और कहा, एक दिन मैं भी चली जाऊंगी, फिर तुम ढूंढते रहना अपने ईमान को। रजब उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थामा और आहिस्ता से बोला, अक्सा, मैंने वाकई ईमान के साथ बहुत बुरा किया। मुझे लगता था वो सब्र वाली है, वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मैं गलत था। मैं इसे चाहने लगा था और फिर भी उसे खो दिया। अक्सा की आंखों में नमी थी। शायद अगर मैंने तुमसे वो सब ना मांगा होता, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, सिर्फ मुझे वक्त दो, तो शायद तुम इसे खो ना देते। रजब की आंखें नम हो गईं। नहीं अक्सा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम बीमार थी, तुम्हें मेरा वक्त चाहिए था और मैं तुम्हें वो देना चाहता था, लेकिन मैं उसे समझा नहीं सका और खुद को नहीं समझा सका। चंद दिन बाद अक्सा, जो कैंसर के मूजी मर्ज से लड़ रही थी, दुनिया से रुखसत हो गई। रजब के लिए ये दूसरा बड़ा सदमा था। वो तन्हाई में डूब चुका था। पूरे 2 साल का अरसा गुजर चुका था। ईमान अपने मामू ममानी के पास थी। रजब ने कभी उसके सामने जाने की कोशिश नहीं की। वो बस खामोशी से उसके लौट आने के इंतज़ार में था। रात का वक्त था। वो गहरी नींद में था जब अचानक एक नर्म लम्स ने उसे चौंका दिया। आंखें खुली तो सामने ईमान खड़ी थी। वो बिना कुछ कहे सीधा आकर रजब के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझे ढूंढा तक नहीं, मेरे पीछे भी नहीं आए। कितने जालिम हो तुम। तुम्हें पता है कितनी अज़ियत से गुजरी हूँ मैं। ननिहाल वालों ने मुझे ताने दिए, मेरी माँ की बेइज्जती की, कहा कि मैं भाग कर आई थी जैसे मेरी माँ आई थी। जब तक नाना जिंदा थे तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद बस जिल्लत और ताने थे मेरे हिस्से में। जैसे दादा जान के बाद यहाँ मिले। रजब के सीने से लगकर वो सिसकियाँ बह रही थी। रजब ने उसके गिर्द बाजुओं का हिसार तंग करते हुए कहा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ ईमान, बहुत शर्मिंदा। मुझे लगता था कि शायद तुम वहाँ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकोगी, सुकून में रहोगी। मुझे खबर थी कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम इतनी तकलीफ़ में हो। मैं खुद को कसूरवार समझता था, इसलिए तुम्हारे पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब तुम वापस आ गई हो तो जान लो, मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। ईमान ने आंखें बंद करते हुए थके थके लहजे में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास सुकून की तलाश में आई हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगी। रजब ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया, ना अब तुम जाओगी ना मैं जाने दूँगा। जो भी गलतियाँ हुई उनका हम मिलकर अजाला करेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे की आगोश में चुपचाप लेटे रहे। सिर्फ दिलों की धड़कनें बाकी थीं और एक नया वादा, हमेशा साथ निभाने का। ख़त्म शुद्ध।